नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नसीबों का लिखा या किस्मत में लिखे हुआ भी गजब होता है। दोस्तों, कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। इससे पहले के सारे पार्ट जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, 5वें पार्ट को अब शुरू करते हैं। सीमा की उम्र ही कितनी है, अकेले तो वो सारी जिंदगी जी नहीं सकती। अगर अकेली होती तो और बात थी, हम कहीं और शादी करने के बारे में सोचते और उसके घाव भरने तक कुछ समय रुक जाते। लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं। करण की निशानी उसके पास है, इसलिए कहीं और शादी करना भी उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि करण की आखिरी निशानी हमारे साथ रहे, और कहीं और कर दे तो पता नहीं कोई बच्चे को अपनाएगा या नहीं। कमल ने भी अपनी सोच सामने रखी। हम लोगों ने काफी सोच समझकर फैसला लिया है कि तुम सीमा को अपना लो और अपने भाई की निशानी को पिता का नाम दो। देवेश ने देखा कि दोनों परिवार वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसने साफ कहा, नहीं, मैं भाभी से शादी नहीं कर सकता। मैंने उन्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा, और भाभी तो माँ के समान होती है। दोनों परिवार उसकी बात सुनकर चुप हो गए। अब क्या किया जाए? फिर आगे कांता ने समझाने की कोशिश की। देखो बेटा, कुछ समय सोचने समझने के लिए ले लो। जब तक भाई था तब कुछ और बात थी। ऐसा तो परंपरा से होता चला आया है कि बड़े भाई के जाने के बाद छोटे भाई के साथ भाभी का गठबंधन करा दिया जाता है और आगे सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ समय विचार कर लेना, फिर बताना। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि बच्चे को अपना नाम देने के लिए बच्चे की माँ से शादी की जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब बच्चा हो जाए तो हम उसे गोद ले लें और भाभी की शादी बाद में कहीं और कर दी जाएगी। देवेश ने समस्या का निदान देते हुए कहा। लेकिन बेटे, समस्या तो वहीं की वहीं है, कांता ने कहा। जिस तरह हमें डर है कि सीमा का पति उसके बच्चे को नहीं अपनाएगा, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी पत्नी सीमा के बच्चे को अपना लेगी? हो सकता है शुरू में वह अपनापन दिखाए भी, लेकिन जब उसके अपने बच्चे हो जाएंगे, हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते सीमा के बच्चे को अपनाने के लिए। फिर इस तरह तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना माँ का प्यार मिलेगा और ना ही बाप का। सभी को कांता की बात समझ रहे थे, और देवेश भी। देवेश को लगा, अगर उसने अपने मन की बात आज नहीं बताई और ज़्यादा दबाव डाला गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा, मौसी जी, मुझे कुछ और कहना है। सभी उत्सुक नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे कि उसे और क्या कहना है। मैं रीमा को पसंद करता हूँ और रीमा भी मुझे पसंद करती है। हम इस बारे में घर में बताते उससे पहले ही भैया और भाभी को मैं कभी पत्नी का स्थान नहीं दे पाऊंगा। अब आप सभी जो भी उचित समझे फैसला ले, मुझे मंजूर होगा। फैसला उन सभी के ऊपर छोड़कर देवेश बाहर निकल गया। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सभी के बीच में सन्नाटा छा गया। समय की नाजुकता को देख सभी बड़ों ने यह फैसला किया कि देवेश शादी तो करेगा नहीं सीमा से, और जो जोर डालकर कर भी दी गई तो दोनों का रिश्ता सहज नहीं होगा। तो बेहतर है कि देवेश को सीमा के साथ शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए और उसकी शादी रीमा से ही कर दी जाए, ताकि वह आगे भी सीमा की देखभाल कर सके, ध्यान रख सके। अगर कोई और देवरानी बनकर आई तो पता नहीं किस तरह उसका व्यवहार होगा। आखिर में तय हुआ कि 6 महीने पूरे होते ही करण की बरसी कर दी जाए और फिर देवेश और रीमा की शादी, ताकि बच्चा होने से पहले सीमा ससुराल में ही अपना बच्चा पैदा करे और देखभाल के लिए रीना साथ में हो। बाद में अगर रीमा और देवेश ने बच्चे को अच्छे से अपना लिया और बच्चा उनके साथ घुल मिल गया तो वे उन्हें गोद ले लेंगे, और अगर समय गुजरने के साथ सीमा शादी को राजी हो गई तो उसकी शादी कहीं और भी कर दी जाएगी।
वरना अपने बच्चे के साथ वह अपने देवर और बहन के साथ जीवन बिता लेगी। उधर कुछ दिनों से संदीप का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के आगे सीमा और करण छाए रहते। कभी आखिरी समय में देखा कर्ण का चेहरा और सीमा का नाम पुकारना ध्यान आता, तो कभी सीमा का कर्ण के लिए बिलखता चेहरा। संदीप ने अपने आप को बड़ा समझाया और पढ़ाई में दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बीच बीच में उसे सीमा की याद आ ही जाती। जैसे तैसे उसने परीक्षाएं दी और वह सीमा का हाल चाल पूछने गांव पहुंच गया। उसे पता था कि सीमा मायके में ही रह रही है। जब सीमा से मिलने पहुंचा और सीमा का हाल रेखा से सुना तो दुखी हुआ, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने रीमा को देखा तो वह उसे प्रसन्न लग रही थी और बातचीत में उसे पता लगा कि उसका रिश्ता देवेश के साथ पक्का हो गया है। पहले सीमा के लिए बात हुई थी, लेकिन देवेश ने मना कर दिया। सुनकर संदीप को कुछ अनमना सा महसूस हुआ, लेकिन रीमा के चेहरे की चमक देखकर समझ गया कि रीमा इस रिश्ते से तो खुश है। उसने अपने मन को धिक्कारा कि वह क्यों इस तरह की बातें सोचता है। उसे रीमा को देखकर भी अजीब लगा कि वह किस तरह देवेश से शादी को राजी है, जबकि उसके साथ उसकी बहन की जिंदगी संवर जाती। वह तो अपनी खुशी में ही खुश है। उसे आया देखकर कांता खुश हुई और सीमा के कमरे में ले गई। बेटा, तू ही उसे समझा, पुराना साथी है, बचपन साथ में गुजरा है तुम्हारा। गुमसुम रहती है। तुझे देखकर शायद बात अधूरी छोड़ कांता अपनी आंखों में आए आंसू पोंछने लगी। ठीक है चाची, कहकर संदीप सीमा के कमरे में संकुचाते हुए प्रवेश कर गया। संदीप को देखकर दुखी सीमा ने उसे सोनी निगाहों से देखा। कितने दीनता और दारुण दुख भरा हुआ था उसमें। शरीर सूख कर पिंजरा हो गया था। आंखें गड्ढे में दसी हुई थी। चारों तरफ काले घेरे थे। उसका यह रूप देखकर कर्ण का हृदय कांप गया। उसने उसकी तरफ दीनता से देखा। उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे सामने हुआ था ना? मुझे बताओ ना, एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था? वह भावुक होकर पूछ बैठी। संदीप ने देखी हुई सभी बातें विस्तार से उसे बता दी। जिस बस में कर्ण आ रहा था उसी बस में मैं भी था। कर्ण मुझसे पहले उतरा। उसको शायद बहुत जल्दी थी तुम्हारे पास आने की, क्योंकि गांव आने से पहले ही वह बस के दरवाजे पर खड़ा हो गया था। लेकिन इस जल्दबाजी में उतरते समय उसने ध्यान ही नहीं दिया या अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि साइड से आती मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। उसका सिर सड़क से बजा और खुल गया। जब तक मैं उतरकर उसके पास पहुंचा तब तक काफी खून निकल चुका था। वह थोड़ा होश में था शायद, या अचेतन में। उसने एक बार तुम्हारा नाम पुकारा था, सीमा, और बेहोश हो गया। मैं उसे हॉस्पिटल तो ले गया, लेकिन कहकर वह चुप हो गया। सीमा उसकी बात सुनकर चुपचाप शून्य में देखती रही, मानो उस दृश्य की कल्पना कर रही हो। मैं कुछ न कर सका करण को बचाने के लिए सीमा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। संदीप ने अफसोसजनक स्वरों में कहा। इसमें तुम्हारी क्या गलती है संदीप? मैं ही अभागी हूँ, और ये आने वाला भी, जिसे पिता का प्यार कभी नहीं मिलेगा। जाते जाते भी मुझको याद कर रहे थे और यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा था। बेचैनी भी थी, पर समझ नहीं पा रही थी तब कि ऐसा क्यों था। कहते कहते सीमा की आंखों से आंसू झरने लगे। सीमा रोए जा रही थी और संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे सांत्वना दे, और आखिर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरने लगा। वास्तव में उसे ऐसी स्थिति का पता ही नहीं था। सब ईश्वर की मर्जी है सीमा, और हम सब उसकी कठपुतली। अपने मन का हो जाए तो हम ही ईश्वर न हो जाएं। आह भरते हुए संदीप ने कहा। कुछ देर सीमा उसके सीने से लगी रोती रही, मानो उसने अभी तक आंसुओं को बांध रखा था। संदीप ने जो उसे बताया उसे लगा
मानो वह स्वयं अपनी आंखों से देख रही हो। करण जाते जाते भी उसे ही पुकार रहे थे। यह सुनकर उसका दिल तड़प उठा था। दुखी सीमा को अपने सीने से लगा देख संदीप को ईश्वर से शिकायत हुई। फूल सी सीमा कुंभला गई थी, चेहरा सूख गया था और रोने से आंखें धुंधला गई थी। इससे अच्छा तो उसकी शादी ही ना होती, तो ऐसे दुख तो ना भोगती, वह मन में सोच रहा था। जब भावनाओं का वेग थमा तो सीमा शांत होकर बैठ गई। अपने करण की बातें संदीप के साथ शेयर करती रही, अपने और करण के प्यार के बारे में। बहुत देर तक वो करण की बातें करती रही और संदीप चुपचाप सीमा की बातें सुनता रहा। आज बहुत दिनों बाद सीमा ने करण के बारे में किसी से इतनी बातें की थी, या सिर्फ उस व्यक्ति से जो लास्ट टाइम उसके करण के साथ था। आज उसका दर्द आंसू बनकर बाहर निकल रहा था और दिल की धड़कनें संदीप के आगे कुछ देर बैठ संदीप ने उसे आने वाले बच्चे की सलामती के लिए अपना ध्यान रखने को कहा और फिर मिलने आने की बात कहकर वह चला गया। 2 दिन बाद फिर संदीप आया। उसने सीमा को दिलासा दी और फिर कॉलेज खुलते ही वापस से चला गया। लेकिन सीमा की हालत देख अंदर ही अंदर दुखी था। इधर करण की बरसी हुई और उधर सीमा के 8 माह पूरे हुए और फिर रीति रिवाज के साथ साधारण तरीके से शादी कर रीमा ससुराल आ गई। वह बेहद खुश थी। जिसे प्यार किया उससे शादी हो गई। खुश तो देवेश भी था, लेकिन भाभी के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित भी था। पर उसे उम्मीद थी कि वह और रीमा मिलकर सब संभाल लेंगे। भैया के बच्चे को वह ले लेंगे और भाभी की दूसरी शादी करवा देंगे, ताकि वह भी सुखी जीवन व्यतीत कर सके। शादी में सुगना भी आई थी और उसकी गोद में भी एक बेटा आ चुका था। जापे के लिए बड़ी बुआ को फिर से बुला लिया गया था। उसके सप्ताह बाद ही कमल सीमा को भी ससुराल पहुंचा गए। 9 महीने होने वाले थे और कभी भी सीमा मां बन सकती थी। घर का माहौल उत्सुकता भरा था और सबको आने वाले मेहमान का इंतजार। सभी सोच रहे थे कि लड़का हो जाए। करण की निशानी तो सीमा के जीवन के लिए एक आसरा हो जाएगी और अपना जीवन उसके सहारे गुजार लेगी। लेकिन सोचा कहाँ पूरा होता है। होता वही है जो ऊपर वाले ने सोचा होता है। समय से सीमा ने एक कन्या को जन्म दिया। सभी लोग देखकर ठंडी सांस लेने लगे। रोशन जी का चेहरा बुझ गया। काश पोता हो जाता तो तसल्ली कर लेते कि करण ही दोबारा आ गया। माता पिता के मन भी बुझ गए। सीमा भी क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। इतनी छोटी उम्र में विधवा और ऊपर से कन्या का जन्म। कैसे अपना जीवन काटेगी। पर देवेश खुश था। उसने सबको कहा, भैया की अंतिम इच्छा पूरी हो गई है और हमें खुश होना चाहिए। भैया ने नौकरी पर जाते समय मुझसे कहा था कि मुझे तो एक गोल मटोल गुड़िया चाहिए, बिल्कुल तेरी भाभी जैसी। सुनकर सब चुप्पी साध गए। बूढ़ी बुआ के कहने पर कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल करण जैसी है, जब वो हुआ तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो रोशन भी भावुक होकर उसे अपनी गोद में ले लिया और चेहरा देखकर फफक फफक कर रो पड़े। करण की रागिनी आई है, उसके मुंह से ये निकला, अनायास ही निकला। अब सब ने इसी में संतोष माना। ईश्वर की जो मर्जी, किस में किसका भला ये वो ही जाने। अब रागिनी के सहारे सीमा का जीवन आगे बढ़ने लगा। करण की छवि उसमें निहारते हुए सीमा समय की धार में आगे बढ़ी जा रही थी। ना तो उसका घर की किसी चीज से कोई मतलब था और ना ही समाज और व्यवहारिकता से। देवेश उसका बहुत ख्याल रखता। रोशन भी फिक्र करते और अक्सर रागिनी को गोद में लेकर करण को याद करते। बीच बीच में सुगना आकर सीमा का हाल लेती और सीमा को देखकर भाई को भी याद करती। सीमा को तो घर गृहस्थी से अब कोई मतलब था ही नहीं, तो घर की चाबी और बाकी सब रीमा के हाथ में था। शुरू शुरू में सारे घर की एकमात्र मालकिनी की पदवी पाकर रीमा को बहुत अच्छा लगा। वह सीमा के साथ सम्मान से पेश आती और रागिनी के साथ
लाड़ लड़ाती। लेकिन गुजरते समय के साथ कभी कभी रीमा को इस बात का बुरा लगता कि देवेश उससे ज़्यादा सीमा का ख्याल रखता है। औरत जब औरत होती है तब वह सिर्फ औरत ही होती है और अपने बारे में ही सोचती है। और जब वो रिश्तों में बंधी होती है तो वह रिश्तों को निभाती है, रिश्तों में ही खप जाती है, जिसमें ही जीती है और उसी में मरती है। यहाँ यही हो रहा था। जब रीमा बहन की नज़रों से सोचती तो उसको अपनी जीजी के दुर्भाग्य पर तरस आता। मन दुखी हो जाता कि उसकी बड़ी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। ईश्वर ने उनकी किस्मत में जाने क्या लिख दिया था उनके साथ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। और उसका व्यवहार उसके प्रति बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण होता। लेकिन जब वह देवेश को सीमा और रागिनी का अतिरिक्त ध्यान रखते हुए देखती तो एक पत्नी की ईर्ष्या उसके मन में कहीं आकर बैठ जाती और उसे ऐसा लगता मानो देवेश उससे ज़्यादा सीमा से प्रेम करता है, उसी का आदर सम्मान करता है, बस उसी से ज़्यादा लगाव रखता है और उसका हक मारा जा रहा है। तब उसका व्यवहार बदल जाता और वह रूढ़ हो जाती और सीमा रागनी की उपेक्षा कर देती। देवेश जब उसे मनमर्जी करते और सीमा को उपेक्षित करते देखता तो उसे प्यार से समझाता। तब कुछ समय के लिए उसमें बहन वाला प्यार जाग जाता और वह ठीक रहती। लेकिन जल्दी ही फिर पत्नी और घर की मालकिन वाली इच्छा उसमें घर कर जाती। इस समय वह यह भूल जाती कि सीमा उसी की बड़ी बहन और देवेश की भाभी है। करण के जाने के बाद उसका ध्यान रखना देवेश की और रीमा की भी जिम्मेदारी है। ससुर को भी सीमा के प्रति नरम होते हुए कभी कभी रीमा अपने को उपेक्षित समझती और जब भी सुगना आती तो वह भी सीमा का ज़्यादा मान करती, उसका ख्याल रखती, हमेशा उसके पास रहती। उस समय रीमा को यह बिल्कुल ना सुहाता था कि उसकी अपेक्षा उसकी बहन को ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाए। आखिर अब घर की मालकिन की पदवी उसके पास थी। उसके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आ जाते कि अगर उसकी बहन के साथ भगवान ने गलत किया तो इसमें उसका क्या कसूर, उसको इतना महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको घर की बहू का पूरा मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। सीमा जीजी तो अब गृहस्थी भी नहीं संभालती है, मैं ही सब कुछ देखती हूँ, फिर भी सब जीजी के आगे पीछे घूमते हैं। हर बात में ससुर का सीमा से पूछना, सलाह करना, पति का भी भाभी भाभी की रट लगाना कई बार रीमा को बिल्कुल असहाय हो जाता। और एक दिन वह देवेश से उलझ पड़ी और आज उसकी जुबान भी तलख हो गई थी। आज उसने सारी हदें पार कर दी, रिश्तों की मर्यादा भी भूल गई। अगर तुमने जीजी का ही ख्याल रखना था तो उनसे शादी क्यों नहीं कर ली, सबने तो कहा ही था, मुझसे शादी क्यों की। सुनकर देवेश सन्न रह गया। उसे रीमा से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह मौन होकर घर से बाहर चला गया। देवेश ने इस विषय में रीमा के गांव जाकर सभी बातें विस्तार से कांता को बताई और कहा कि वह आकर रीमा को समझाए। ऐसा ना हो कि उसे कोई कठोर फैसला लेना पड़े। उसे रीमा से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं थी। उसने तो भाभी का व्यवहार देखकर ही रीमा को पसंद किया था, लेकिन यह वह रीमा नहीं थी जिससे उसने प्यार किया था। रीमा के कटु व्यवहार से देवेश को बहुत पीड़ा हुई। कोई औरत अपने पति से तो शक होने पर इस तरह की बात कर सकती है, लेकिन अपनी ही बहन के लिए इस तरह का व्यवहार और ओछी बात देवेश के दिल को चुभ गई थी। कांता ने समझा बुझा कर उस समय देवेश को वापस भेज दिया और रेखा के साथ अगले दिन ही सुबह सुबह रीमा से मिलने के लिए आ गई। माँ और भाभी को आया देख सीमा खुश हो गई। रेखा सीमा के कमरे में उससे बात करने लगी और माँ कांता ने रीमा को समझाने उसके कमरे में चली गई। देख बेटी, सबसे ज़रूरी बात कि पति को खुश रखो और पति जिसमें खुश रहता हो उस काम को करो। जो लड़कियां अपने पति और ससुराल वालों को खुश रखती हैं उनका घर बसा रहता है और वह खुद भी सुखी रहती हैं।
और घर में मान सम्मान भी। जैसे कि तेरी बहन सीमा, किसी तरह उसने अपने आप को अपनी ससुराल में खपा दिया था। तूने खुद अपनी आंखों से देखा था और अपने पति, ननद और देवर सभी का प्यार पाया और सम्मान भी। यही कारण है कि करण के जाने के बाद भी सभी उससे इतना प्यार करते हैं, उसका मान करते हैं, ध्यान रखते हैं। वरना कौन एक विधवा और वो भी बेटी की माँ को रखता है। आज सीमा जिस स्थिति में है उसमें तुझे अपनी बहन के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। और यही सब सोचकर तो हमने तेरी शादी देवेश के साथ की थी। अगर कोई और आ जाएगी तो पता नहीं वह मेरी बेटी का जीना हराम कर दे। लेकिन अगर तू ही अपनी बहन और भांजी का ध्यान नहीं रखेगी तो हम किसी और से क्या आशा करें। रीमा समझ गई कि उसके बुरे व्यवहार की बात उसकी माँ तक पहुँच चुकी है। कहीं ना कहीं मन में वह समझ भी गई थी कि जो कुछ उसने देवेश से कहा वह गलत था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक ये बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।